तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है टेस्ट 13 का। ये पार्ट 2 होगा जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के कराए जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको इस टेस्ट की हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बाद में नंबर बता दूंगा, और सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @UPSC विद हरीश। अगर किसी को और भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टा आईडी पे मेरे पे मैसेज करके बात कर सकते हैं @Harish_696969। ये मेरे पर्सनल टेली और इंस्टा आईडी है। अगर किसी को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम होता है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो। कोई और हेल्प चाहिए होती है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये आपका सिलेबस है जो इसके अंदर आपको कवर होने वाला है। ये यहाँ पे सोर्सेज दिए होते हैं कहाँ से ये कवर करना होता है, ठीक है। अगर किसी को, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये हमें टेस्ट चाहिए तो टेस्ट चाहिए ऑनलाइन कहाँ से हम खरीद सकते हैं। ये दीपक फोटो स्टेट है, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पर कॉल करिए और इनसे डायरेक्ट आप मंगा सकते हो। और अनदर बहुत सारे नोट्स भी इनके पास में अवेलेबल होते हैं तो अब आप यहाँ से मंगा सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखिए बहुत ज़्यादा एफर्ट देना होता है एक वीडियो बनाने में, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखा कीजिएगा जो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। और मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं कंप्लीट जो 36 टेस्ट हैं वो ना करवा पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा भी है तो मुझे भी टाइम लगता है। वैसे जो भी समय निकाल पाता हूँ उसमें आपके लिए ये टेस्ट प्रिपेयर कर देता हूँ। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक और बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरी फैमिली अभी जो यूट्यूब की है वो 55,000 कंप्लीट हो चुकी है। उस सब के प्यार के लिए आप सभी को धन्यवाद। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 होगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 18वीं 19वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु उठाए गए कदमों में से। तो दीदी की बात कब कर रहा है? 18वीं सदी यानी कि 1700 से लेकर 19वीं यानी कि 1800 तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो भारत में महिलाओं की स्थिति सुधार के लिए जो कदम उठाए थे इस समय की बात की थी इसने। तो 1700 से भाई 1700 से लेकर जो 1800 तक का सन होगा इस समय की बात पूछ रहा है। लेकिन हमारे जो सुधार होने वाले हैं वो थोड़ा बाद में होंगे। देखिए इन सुधारों में समाज के सभी वर्गों में महिलाओं की स्थिति का तत्काल और व्यापक सुधार हुआ। अब बताइए उस समय कहाँ पे सुधार हो रहे थे, तो ये तो बिल्कुल गलत होने वाला है। और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे इन सुधारों का लाभ समाज के कुछ वर्गों, विशेष रूप से उच्च और मध्यम वर्गों तक ही सीमित था, ठीक है। ये होल्ड करते हैं। इस अवधि के दौरान भारत में महिलाओं के जीवन पर सुधार का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। तो देखिए ये भी यहाँ पे गलत होगा। देखिए पहले ना ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ये सुधार मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा संचालित थे और उन्हें भारतीय समाज सुधारकों का बहुत कम समर्थन प्राप्त था। तो देखिए वो समर्थन तो उनको भी प्राप्त था और ऐसा नहीं है, तो ये भी यहाँ पे गलत होता है। तो आंसर आएगा इसका बी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, अब मैंने यहाँ पे कहा था आपको, सॉरी पीछे बाद में मैंने बताया कि 18वीं का मतलब हुआ 18वीं 1700 से लेके 1800 तक का, और 19वीं सदी मतलब कि 1800 से लेके 1900 के बीच का जो है। तो यहाँ पे देखेंगे इन एरिया का इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या था। देखिए सबसे पहले जो है, अब जो सती प्रथा थी, सती प्रथा की बात होती है। अगर सती प्रथा में हम देखते हैं तो 1829 में एक्ट आता है, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के एफर्ट से सती प्रथा का एक्ट आता है 1829 में। ऐसे ही फिर विधवा पुनर्विवाह की बात चलती है। तो विधवा पुनर्विवाह की बात चलती है, ये कौन? ईश्वर चंद विद्यासागर की बात है। तो ईश्वर चंद विद्यासागर जी से लेके आते हैं। इनके कारण हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 का आता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में आता है। फिर उसके बाद महिला शिक्षा की बात करते हैं। तो देखिए महिला शिक्षा के ऊपर काम किया था ज्योतिबा फूले और जे एलियट ड्रिक वाटर बेथुन, जिन्होंने बेथुन 1849 में बेथुन स्कूल की भी स्थापना की थी। और ज्योतिबा फूले ने 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला था। और फिर बाल विवाह का विरोध के लिए जैसे हम देखेंगे बहराम जी मालाबारी थे। तो बहराम जी जो थे ये मालाबारी, इन्होंने भी बाल विवाह विरोध का किया था। तो इसी के लिए 1891 में एज ऑफ कंसेंट आया था, यानी कि सम्मति आयु अधिनियम आया था। सम्मति आयु अधिनियम आता है। अभी और देखेंगे तो महिला संगठनों का उदय हुआ था, जैसे आर्य महिला समाज हुआ था, ठीक है। तो आर्य महिला समाज की स्थापना होती है। भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना होती है, किसके द्वारा? बाई सरला देवी। तो ये जो भारत स्त्री महामंडल है इसके सरला देवी के द्वारा होती है। और आर्य महिला समाज जो है इसे रमाबाई रानाडे के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो अब देखेंगे मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक द्वारा संचालित थे। उन्हें भारतीयों का बहुत कम समर्थन प्राप्त था। नहीं भाई, समर्थन तो बहुत सारा हुआ था, तो इसलिए ये तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देते हैं। आंसर होगा बी। भाई मध्य और उच्च वर्ग तक ही ये उस समय सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बहुत सारे और भी मैंने वीडियो देखी जो टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन वो इतना डिटेल नहीं बताते, वो सीधा आंसर बता के चले जाते हैं। जैसे मैं इसका आपको आंसर बताऊं, भाई ये सबको पता भी होगा कि 19वीं सदी के केरल के समाज सुधारक थे। उन्होंने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर पर विचार का समर्थन किया। एजवा समुदाय का उत्थान की दिशा में कार्य किया। उन्होंने मंदिरों और स्कूलों की स्थापना की, सभी के लिए
खुले थे और कठोर जातिगत पदानुक्रम को चुनौती दी, यानी कि जाति व्यवस्था का विरोध किया। उनकी शिक्षा ने ऐसे आंदोलन प्रेरित किया जिसने केरल में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये पूछ रहा है भाई यहाँ पे कुछ जो है पर्सनैलिटीज़ उनका दे रखा है, तो किसके द्वारा? एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, अगर आपको पता होगा तो श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। नारायण गुरु कब से कब थे? 1856 से लेकर 1928 तक रहे हैं। ज्योतिबा फूले की हम बात कर रहे हैं 1827 से लेकर 90 तक रहे हैं। और बहराम जी की बात करते हैं 1853 से लेकर 1912 तक रहते हैं। वी रामास्वामी पेरियार की बात करते हैं तो 1879 से लेकर 1973 तक रहते हैं, यानी आज़ादी के बाद भी ये जीवित थे। अब हम समझते हैं यहाँ पे, पहले आप इन चीज़ों को समझोगे तो पहले हम बात करते हैं बहराम जी एम मालावारी के बारे में। बहराम जी के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जिन्होंने बाल विवाह विरोध के लिए एज ऑफ कंसेंट इनकी वजह से आया था, ठीक है। बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई ली थी। इन्होंने किताब लिखी थी द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्व, ठीक है। तो द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्व अगर आता है तो वो किताब बहराम जी की होगी, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, बुक्स वगैरह पूछ लेता है यूपीएससी। रामास्वामी नायर की बात करते, पेरियार की बात करते हैं तो इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था कब? 1925 में। इन्होंने द्रविड़ आंदोलन के जनक भी कहा जाता है, तो द्रविड़ आंदोलन के इनको जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किसको जनक कहा जाता है? वी रामास्वामी पेरियार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अभी इसमें जो ज्योतिबा फूले थे उनके बारे में आगे चर्चा हो जाएगी, तो ये टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं में से कौन सी सर्वप्रथम घटित हुई थी? देखिए कुछ घटनाएं दी हुई हैं, सर्वप्रथम कौन सी घटित हुई ये पूछा हुआ है। शशिपाद बनर्जी ने भारत में श्रमजीवी नामक, अब ये याद रखिएगा, देखिए श्रमजीवी किसका है? शशिपाद बनर्जी का है, नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। तो इन्होंने कब किया था? श्रमजीवी 1870 के अंतर्गत ये लेके आए थे। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे की हड़ताल जो है 1899 में होती है। नारायण मेघाजी लोखंडे ने बम्बई मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1880 के अंदर में इन्होंने स्थापना इसकी की थी। और इसके बाद में हम देखेंगे इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम था दीन बंधु, इनके द्वारा निकाला था। दीन बंधु समाचार पत्र भी निकाला था। सोराब जी सापुर जी बंगाली और बम्बई विधान परिषद में श्रम स्थितियों में सुधार के लिए एक विधेयक पारित कराने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही बात है, 1878 में इन्होंने ऐसा एक प्रयास किया था। अब आप देखेंगे सर्वप्रथम कौन सी घटित हुई थी? आंसर होगा ए। नहीं, अब ये देखिए इन्फॉर्मेशन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री जो है अच्छे से तैयार करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करनी है, तो उससे रिलेटेड है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए यहाँ पे वो पीछे वाले क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है वो काम आएगी। और देखिए जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, वो पीछे के जितने वीडियोज हैं आप जाइए टेलीग्राम वो यूट्यूब पे मेरे पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वो चेक कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे। तो जल्दी जल्दी से वीडियोज़ को 2x की स्पीड पे भी देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, उससे क्वेश्चन के नेक्स्ट टेस्ट देने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो 19वीं सदी की बात कर रहा है। अब 19वीं सदी की कब बात कर रहा है? यानी कि 1800 से लेकर बात कर रहा है 1900 तक की। भारत में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आरंभिक प्रयासों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अब ये बात कर रहा है कि भाई आरंभिक जो सुधारों के प्रयास थे, अब ऐसा क्या चल रहा था कि किस वजह से श्रमिकों की बात पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप में हो चुकी थी, वहाँ पे जिस तरह की श्रमिकों की दशाएं थी, गाँव से शहरों में पलायन हो चुका था, गंदी बस्तियों में रह रहे थे, भीड़ भाड़ इकट्ठा, काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा काम करा रहे थे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, गंदगी ज़्यादा थी, तो वो सारे सुधार थे। तो जैसे वो सारी स्थितियाँ वहाँ पर बनी थी, तो भारत में भी औद्योगिक युग जैसे शुरुआत कर रहे हैं, उद्योग मशीनों का आना हुआ यहाँ पे और उद्योग स्टार्ट किए, तो भारत में भी सेम स्थिति यहाँ पर कंडीशन बन जाती है। तो उस समय क्या होता है? देखिए इन पहलों को संगठित श्रमिक आंदोलनों को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण विधायी सुधार हुए। अब आपको लगता है कि अंग्रेज भाई व्यापक सुधार समर्थन देते इनको और विधायी सुधार कर देते एकदम से, तो नहीं, ये तो यहाँ पे एक इसका गलत हो जाएगा। ज़्यादातर प्रयास अलग थलग विशिष्ट स्थानीय शिकायतों पर केंद्रित रहे, श्रमिक अधिकारों के प्रति उनमें समेकित दृष्टिकोण का अभाव था। ठीक है, ऐसे होल्ड करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेट करना सीखेंगे। पहले परोपकारी प्रयास विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में श्रमिकों को संगठित करने में सफल रहे। अब देखिए परोपकारी के प्रयास किए गए और वो सफल भी हो गए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। आरंभिक श्रमिक पहल मुख्यतः श्रमिक कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी नीतियों से प्रेरित थी। तो सरकारी नीतियों से कैसे प्रेरित हो जाएगी? अभी इसका मैं बैकग्राउंड बताता हूँ तो आंसर आएगा इसका भी। तो हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो क्या हुआ 1870 के अंदर में आपको जो शशिपाद बनर्जी ने, जो मैंने
भी पिछले क्वेश्चन बताया था, शशिपाद बनर्जी ने श्रमजीवी समाचार पत्र निकाला था और इन्होंने एक क्या था, श्रमिक क्लब की स्थापना की थी। सुन लीजिएगा, लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, मैं बोल देता हूँ थोड़ा फास्टली। तो शशिपाद बनर्जी ने 1870 में श्रमिक क्लब की स्थापना की थी और श्रमजीवी समाचार पत्र निकाला। 1878 में सोराबजी साहपुरजी ने श्रमिक कल्याण विधेयक पारित कराया था, बम्बई विधान परिषद में ये कराया था। 1880 में जो नारायण मेघाजी लोखंडे थे, इन्होंने दीनबंधु समाचार पत्र निकाला था और बम्बई मिल एंड मिल एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1899 में, यही देखो ये वाली जो घटना है 1899 में, ये वाला जो 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर की घटना हो रही थी। 1870 में श्रमजीवी बनाया था, नारायण मेघ लोखंडे में बम्बई मिल एंड मिल एसोसिएशन की स्थापना ये कर रहे थे। 1880 की बात है, ठीक है। ये सोराबजी साहपुरजी ने 1878 में किया था। तो ये क्या था, ये श्रमिकों के सुधारों से तो रिलेटेड था। अब यहाँ पे शशिपाद बनर्जी का एक अलग से आ जाता है, श्रमिक क्लब की जो इन्होंने स्थापना की थी। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये होगा, क्योंकि ये देखो अलग थलग प्रयास थे, सब अलग अलग कर रहे थे। जैसे अगर कांग्रेस देखेंगे 1885 में इकट्ठी भाई देश की मांग करनी शुरू गई। अब समझो कि कांग्रेस का गठन नहीं हुआ होता तो हमारा जो पूरा देश है, एक यहाँ पे डिमांड चल रही होती आज़ादी की, यहाँ पे चल रही होती। जिस तरह से 1857 का विद्रोह विफल हुआ अलग थलग रहने की वजह से, इसी तरह से ये भी विफल हो जाता। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। तो कुछ आंदोलन पूछे हुए हैं यहाँ पे जो कि जनजातियों के द्वारा किए गए थे। अब हम बात करेंगे चौर आंदोलन। चौर विद्रोह किसके द्वारा किया गया था भाई? चौर विद्रोह 1766 से लेकर 1816 तक चला था, दुर्जन सिंह के द्वारा किया गया था, एक सही है। संथाल विद्रोह की बात करते हैं, सिद्धू और कानू बड़ा फेमस है, सिद्धू कानू के द्वारा किया था। 1855-56 में ये चल रहा था, यानी कि 1857 के रिवोल्ट से पहले संथाल विद्रोह था, इस तरह से याद हो सकता है। तो ये सिद्धू कानू के द्वारा, दो भी बिल्कुल बैच सही हो रहा है, ठीक है। खोंड विद्रोह की बात करते हैं तो खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई के द्वारा था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी आंसर होगा। खोंड विद्रोह कब चल रहा था? देखिए 1837 से लेकर 56 तक खोंड विद्रोह चला था। अभी याद रखिएगा भाई, खोंड जब खत्म हो रहा है तब वही संथाल शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस संथाल से पहले च्वार था। अगर क्रम भी पूछ लिया जाए, पहले च्वार है, फिर खोंड है, फिर संथाल आता है, इस तरह से याद रखिएगा। खोंड विद्रोह कहाँ था? उड़ीसा के अंदर था। क्यों था? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नरबली, यानी कि जो मनुष्यों की बलि दे दी जाती थी और कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, उस पर रोक लगा दी थी। उसके विद्रोह में भाई साहब ये खोंड विद्रोह खड़ा हो जाता है, याद रखना है। और जैसे हम चौर विद्रोह की बात करते हैं, चौर विद्रोह को जंगल महल आंदोलन भी कहा जाता है। यह डालभूम, मिदनापुर, बांकुरा, मानभूम आदि क्षेत्रों में था। अब संथाल विद्रोह की बात करते हैं, संथाल विद्रोह कहाँ है? झारखंड और वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में था। और ये सिद्धू कानू वाला जो विद्रोह है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रथा के विरुद्ध था, खासकर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय इतिहास में पोडू कुमारी जरा क्या है? देखिए, पोडू कुमारी जरा क्या है? अब आप इसको एलिमिनेट करेंगे। स्थानांतरित खेती से संबंध, स्वदेशी कृषि की पद्धतियाँ, ये आंसर तो इसका यही है भाई। ये पोडू कुमारी जो आपने सुना होगा तो यही है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग बोला जाता है। तो आगे नेक्स्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे आप समय बचा सकते हो। अब हम समझते हैं कैसे। देखिए, इसको एरका और जरा एरका और जरा, इनको कहाँ बोला जाता है? दक्षिणी राज्यों में इन्हें बोला जाता है। पोडू कहाँ पे बोला जाता है? पोडू आंध्र प्रदेश के अंतर्गत बोला जाता है। कुमारी की बात करते हैं तो कर्नाटका में बोला जाता है, ठीक है। और भी कुछ हैं, जैसे कि वेबर है, वेबर, दहिया, ये कहाँ पे? ये एमपी में बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती, इन्हें कहा जाता है। बत्रा कहाँ कहा जाता है? बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है। झूम कहाँ कहा जाता है? नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है इसको झूम। और दीपा कहाँ कहा जाता है? दीपा यानी कि बस्तर, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, दीपा बिस्तर में सो गई, इस तरह से याद कर सकते हो। तो दीपा बस्तर एमपी के क्षेत्र में पड़ता है। ऐसे ही कमन है, ठीक है, वींगा है और धाबी है। तो ये कहाँ पे? देखिए थोड़े से नाम अजीब है, तो ये उड़ीसा के अंदर में ये बोला जाता है, कमन, वींगा, धाबी। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कुछ समाचार पत्र पूछे हुए हैं, उनके संपादक पूछे हुए हैं। अब इंडियन मिरर किसका है? एस एस सेन का है, बिल्कुल सही है। वॉइस ऑफ इंडिया, जी सुब्रमण्यम अय्यर। देखिए, वॉइस ऑफ इंडिया आप सबको अगर याद हो तो थोड़ा फेमस है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। तो ये इनका समाचार पत्र जो है जनरल था, ठीक है। हिंदुस्तानी की एडवोकेट की बात करते हैं तो जीपी वर्मा, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये तो मैच नहीं हो रहा है, यानी कि सभी चार तो आंसर नहीं होंगे। इंडियन मिरर बिल्कुल सही है। और एडवोकेट जीपी वर्मा के द्वारा, इनके द्वारा एक और लिखा गया था, उसका नाम था हिंदुस्तानी भी इनके द्वारा लिखा गया था। तो ये दूसरा भी इसका युग्म ठीक है। सुधारक की बात करते तो गोपाल कृष्ण गोखले सुधारों की बात करते थे, तो भाई सुधारक इन्होंने लिखा गया था। अब हम बात करते हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर ने फिर कौन से लिखे थे? तो इन भाई साहब के द्वारा जो लिखे गए थे वो थे हिंदू, ठीक है। और साथ में कौन सा लिखा था? स्वदेश मित्र,
तो स्वदेश मित्र और हिंदू इनके द्वारा लिखे गए थे। अगेन रिपीट कराता हूँ, जब आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इंडियन मिरर की बात करते हैं NN सेन के द्वारा ये संपादक रहे हैं। इसके एडवोकेट है जो हिंदुस्तानी और एडवोकेट है उसके GP वर्मा जी हैं। और सुधारक की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि 3 युग्म बिल्कुल सही है। GP सुब्रमण्यम अय्यर के बाद में हिंदू और स्वदेश मित्र लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के दौरान सिविल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जिला कलेक्टर के कार्यालय का गठन पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। देखिए, जिला कलेक्टर का जो कार्यालय था उसका ना ये कब गठन किया गया था? 1771 में। तो उस समय कॉर्नवालिस नहीं थे, ये बाद में आते हैं। उस समय थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको गठन किया गया था, इसलिए पहला तो सही नहीं है। दूसरा देखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली ने जिला कलेक्टर की मजिस्ट्रियल शक्तियों को बहाल एवं पुनर्जीवित किया, जिन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा समाप्त किया। अब कॉर्नवालिस तो बाद में आते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इन्हें नहीं किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इन्हें किया गया था। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए सेंट फोर्ट विलियम की खोज स्थापना की थी। तो देखेंगे हम, इसके कॉर्नवालिस ने नहीं की थी भैया, ये की थी वेलेस्ली ने। देखिए सारा मिला हुआ है इसमें। तो वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1806 में सिविल सेवकों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थान पर लंदन में हेलीबरी कॉलेज की स्थापना की थी। हेलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है, इस 1806 में। अब देखिए इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को कैसे याद रखने हमें। जिला कलेक्टर का कार्यालय भाई 1784 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह आ रहे हैं। पहला 1773 का एक्ट आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। तो भैया सबसे पहले ये जिला कलेक्टर के बारे में ही काम करते हैं। तो जिला कलेक्टर का वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उस समय कॉर्नवालिस नहीं थे, 1771 की बात है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है जिला कलेक्टर की जो मजिस्ट्रियल न्यायिक शक्तियां थी उनको बहाल कर देते हैं, पुनर्बहाल कर रहे हैं, जो कि कॉर्नवालिस के समाप्त की थी। अब ऐसा भी स्टेटमेंट बन सकता है कि इनको कॉर्नवालिस के द्वारा जिला कलेक्टर की मजिस्ट्रियल शक्तियों को किसके द्वारा बाधित किया गया था, ठीक है, और पुनर्जीवित किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखिएगा, ये इस तरह से हो जाता है। और सी देखेंगे, कॉर्नवालिस ने भाई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना नहीं की थी, ये वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे है सिविल सेवकों को प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थान पर लंदन में हेलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश निजी व्यापारियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिली थी। अब आप देखेंगे इस समय क्या था भाई, ब्रिटिश के लिए ओपन कर दी थी मार्केट, इंडियन की मार्केट, लेकिन कंपनी का चाय और चीन के साथ एकाधिकार 20 साल के लिए था। और 20 साल के लिए कंपनी से कह दिया था कि भैया अगले नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए तुम राजस्व भी इकट्ठा करो देश से। और ये 1833 का एक्ट आता है। अभी जो 1813 का इसमें कहते हैं भैया 1 लाख रुपये शिक्षा पर हम खर्च करेंगे, ये सब चीज़ें करते हैं। देखिए, चीन और चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति 1833 के एक्ट से आती है, ये गलत हो जाएगा। 2 एलिमिनेट कर दीजिए। अब एक आपको पता है तो आंसर आपका आ गया। ईसाई मिशनरियों को भारत आने पर अपने धर्म के प्रचार करने की अनुमति बिल्कुल दी गई थी, सही बात है। यहाँ पर क्या हुआ है उस समय जो है कंपनी के, देखिए इसमें कंपनी को एक चीज़ और कही गई थी, भैया कंपनी तुम आप इकट्ठा करो, राजस्व का जो भी लाभांश होगा उसका 10.5% राजस्व का जो है यानी कि लाभांश आपको मिलेगा। किसका? राजस्व का लाभांश 10.5% कंपनी को मिलने वाला था। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास की परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों को ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया था। तो ऐसा पूछा जा सकता है भाई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जो परिषदें कुछ नियम विनियम बना रही थी, तो क्या उन्हें गवर्नर जनरल या वॉयसरॉय के सामने रखा जाता था या फिर ब्रिटिश संसद? तो उन्हें ब्रिटिश संसद के सामने रखना अनिवार्य बनाया गया था इसी एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दासों की स्थितियों में सुधार लाने का अंततः दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था? देखिए, दास प्रथा के जो उन्मूलन का प्रावधान जो किया गया था वो 1833 के चार्टर एक्ट में करता है, ये बात सही है। अभी याद करते हैं, लेकिन 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा अधिनियम बनाया गया था और इसमें दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। देखिए, 1843 सुधार लाने का उन्मूलन का प्रावधान किया था 1833 में। अब उसके बाद में लॉर्ड एलनबरो आए, 1843 में गैर कानूनी घोषित किया था दास प्रथा को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्ट्स को थोड़ा सा आपने एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की भूमिका सहित दोहरी शक्तियां प्रदान की, जिससे उसे परिषद के निर्णयों को निरस्त करने की अनुमति मिली? यानी कि जो परिषद निर्णय लेती थी उनको निरस्त कर सकता था, एक तरह से वीटो की पावर की बात चल रही है। यह शक्ति बाद में सभी गवर्नर जनरल को भी प्रदान की गई थी बाद में। अब कौन सा एक्ट आया था भाई? ऐसा एक्ट जो आया था वो आया था 1786 का जो एक्ट आया था उससे ये हुआ था। और उस समय कौन थे? जो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, ठीक है, तो कॉर्नवालिस थे उस समय ये आया था एक्ट, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी यहाँ पे
चलिए एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ एक्स्ट्रा यहाँ पे। 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, इसने राजस्व प्रशासन को न्यायिक कार्यों से अलग किया था। यहाँ पे जो राजस्व का प्रशासन होता था, यानी कि इसका राजस्व का प्रशासन जो उसको न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया गया था। ये याद रखिएगा 1793 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये कह रहा है 1700 से लेकर 1900 तक जो हुआ, इसके बीच के बात इसमें पूछी गई है। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, बिल्कुल सही बात, आपको पता नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, कालक्रम में इन्हें व्यवस्थित करना, तो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1784 के अंतर्गत होती है। यूरोपीय आवर्जन और भारत में संपत्ति अधिग्रहण पर प्रतिबंध की समाप्ति, तो प्रतिबंध की जो समाप्ति है वो 1833 में पूर्णतः होती है। आवर्जन की जो है एक्ट में हुआ था। भारतीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत 1853 के एक्ट के द्वारा होती है। देखेंगे तो क्रम 1 2 3 ही है, तो आंसर होगा सी। अब यहाँ पर नियंत्रण बोर्ड जो था, यहाँ पर क्या दीवानी, सैन्य और राजस्व पे कंट्रोल रखता था, तो दीवानी, सैन्य और राजस्व पर कंट्रोल रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखेंगे। उपयुक्त में से कितने ब्रिटिश सरकार ने व्यपगत की नीति यानी कि हड़प नीति के अपने अधीन कर लिया गया था? आपको किसके द्वारा शुरू की गई थी भैया? ये शुरू की गई थी डलहौजी के द्वारा। व्यपगत की नीति याद रखिएगा, सहायक संधि, विस्तारवादी, डलहौजी, रिंग फेंस की नीति किसके द्वारा लाई गई? 1848 से लेकर 1856 तक, यानी कि आप देखिएगा 1800, इसको याद कैसे रखो, 1857 से पहले रिवोल्ट हो गया था। कौन सा हुआ था? संथाल रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, अब इससे पहले ही कौन से थे? तो डलहौजी थे। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उस समय कौन था भारत में गवर्नर जनरल। और अब हम देखेंगे व्यपगत की नीति। तो सबसे पहले क्या हुआ, अब याद रखिएगा, देखिए पहले था सतारा। ठीक है, 1848 में हुआ था। सतारा रहा, संबलपुर हुआ, ठीक, फिर हुआ बघाट हुआ, फिर उदयपुर हुआ, ठीक है, और फिर नागपुर हुआ। ठीक है, सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर और झांसी भी थी भाई, झांसी भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब झांसी कब होती है? 1854 में होती है। नागपुर की बात करते हैं तो 1853 में होता है। उदयपुर होता है 1853 के अंदर में। संबलपुर भी आपका 1848 या 1848 में ही होता है शायद, 1848 इसमें। और सतारा, संबलपुर, बघाट भी 1848 के आसपास ही होता है। सॉरी, सतारा संबलपुर 1849 में होता है और बघाट 1850 में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी। अब बात करते हैं तो किस तरह से ये चीज़ें हुई हैं। देखिए, अब ये आज याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या उदयपुर राजस्थान वाला है? नहीं भैया, उदयपुर जो है ये छत्तीसगढ़ वाला है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि इसमें मैंने कहीं भी जयपुर का नाम नहीं लिया, तो जयपुर कहीं भी इसके अंतर्गत नहीं आया था। जयपुर पे तो 1818 में सहायक संधि थोपी गई थी। अब मुझे बताएंगे सहायक संधि के जनक कौन थे? तो सबसे पहले किसके द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी? तो 1818 में तो जयपुर हुआ था, तो यहाँ पे आंसर तो होगा सी। अब बात समझते हैं हम यहाँ पे। देखिए, चौहान, उस समय संबलपुर जो था ये उड़ीसा में था। बघाट जो बात है, बघाट हिमाचल प्रदेश में रहा था, यहाँ पर चौहान साम्राज्य रहा। और उदयपुर छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको झांसी और ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। महाराजा रंजीत सिंह ने सिख साम्राज्य में प्रमुख योगदान में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिख साम्राज्य में क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने यूरोपीय शैली में के सैन्य प्रशिक्षण और संगठन को शामिल करके सिख सेना का आधुनिकीकरण किया था। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर उन्होंने आधुनिकीकरण किया था। उन्होंने सभी समुदायों की धार्मिक संस्थाओं को समर्थन करके धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की बात की। तो बिल्कुल सही बात है, धर्मनिरपेक्ष राज्य भाई, वो धर्मनिरपेक्ष ही थे, सेक्युलर टाइप के इंसान थे। इन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन भी किया। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो गलत बात है भैया, ये गलत है। उस समय गोल्डन टेम्पल का जो निर्माण हुआ था अमृतसर में, इनके 5th गुरु जी थे, उनका नाम था गुरु अर्जन देव जी। तो गुरु अर्जन देव जी थे, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाता है। हाँ, अब आप गोल्डन टेम्पल की बात करते हो तो भैया इन्होंने सोने से जो मढ़वाया है उसको, सोने की चादर से तो इन्होंने मढ़वाया था, इसलिए उसको गोल्डन टेम्पल नाम रखा गया, यानी कि अलंकृत कराया गया था रंजीत सिंह के द्वारा। तो स्टेटमेंट के हिसाब से बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंग्ल अफगान युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों की करारी हार के साथ समाप्त हुआ। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये बिल्कुल पहले जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो उसमें यह पराजित हो गए थे। पहले ये हुआ कब था? 1839 से लेकर 42 के बीच में ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में ना इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जब वो गजनी वगैरह पे वहाँ पे जाके कंट्रोल कर लेते हैं और शाह शुजा वगैरह को वहाँ का अमीर घोषित कर देते हैं।
ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल अफगान की युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 के बीच हुआ था। यह युद्ध गंडमक की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिससे अफगानिस्तान एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया था। देखिए बात सही है कि गंडमक की संधि जो है 1879 के बीच में हुई थी, लेकिन अफगानिस्तान ब्रिटिश संरक्षित राज्य कभी नहीं बना था, यानी कि औपचारिक रूप से कभी नहीं बना था। विदेश नीति अंग्रेजों के द्वारा की जाती थी, ब्रिटिश राजदूत नियुक्त किया गया था, लेकिन ब्रिटिश संरक्षित राज्य ये नहीं बना था, इसलिए याद रखना है। दो यहाँ पे गलत हो जाता है, आपका दो गलत है, एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आ गया सी। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है? तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में होता है, और यहाँ पर ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर उस समय जो घोषणा की थी, उस समय तत्कालीन जो अमीर थे उनका नाम था अमानुल्लाह, ठीक है, अमानुल्लाह थे, तो अमानुल्लाह के द्वारा घोषणा की गई थी। और इस समय कौन सी संधि हुई थी, ये याद रखिएगा, रावलपिंडी की संधि के नाम से फेमस है, ठीक है। रावलपिंडी की जो संधि होती है उसके द्वारा है, थर्ड वॉर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग एंड फेंस की नीति का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? कंपनी की सीमाओं के लिए बफर जोन निर्मित करना, भारतीय क्षेत्रों पर स्थायी ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना, आर्थिक संसाधनों के माध्यम से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में एकीकृत करना, भारतीय राज्यों के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों के साथ गठबंधन को बढ़ाना। रिंग ऑन फेंस की नीति क्या थी भैया? बफर जोन से रिलेटेड थी। ये क्या करता, बफर जोन वगैरह बनाते थे। राज्यों को प्रत्यक्ष मिलाना इनका उद्देश्य नहीं था, ये सिर्फ बफर के रूप में कर रहे थे। उसके बाद में तो विस्तार होता है रिंग एंड फेंस नीति का। तो याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स कब गवर्नर जनरल रहे? 1772 से लेकर 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार से पूछा हुआ है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हस्ताक्षरित यंदोबा की संधि के परिणाम स्वरूप असम और मणिपुर पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया, ठीक है। यंदोबा की जो संधि होती है वो कब होती है, अब इसको समझते हैं हम। ये होती है पहले, ये भी पूछा जा सकता है, अलग से क्रम पूछ लिया, 1826 में। याद रखिएगा 1826 में। बर्मा युद्ध कब हो रहा है? 1824 से लेकर 26 के बीच में हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था असम और मणिपुर पर, बिल्कुल सही है। और भी कुछ क्षेत्र थे, जैसे कि अराकान क्षेत्र था और तेनासरीम जो क्षेत्र था, इन पर भी इनमें कंट्रोल हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे, सुगौली की संधि से जिसने आंग्ल नेपाल युद्ध में 1814 से 16 को समाप्त कर दिया, के परिणाम स्वरूप नेपाल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ा क्षेत्र सौंपा। भैया इसी के तहत में हमें सिक्किम मिला था, ठीक है, सिक्किम मिला, कुमाऊं मिला और तराई वाला क्षेत्र हमें मिला था, मतलब उस समय ब्रिटिश को मिला था। और तो ये भी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, एक और दो दोनों सही। तो 1816 में हुई थी सुगौली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर की संधि की बात चल रही है। अमृतसर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि महाराजा रणजीत सिंह और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो अमृतसर की जो संधि को अभी यहाँ पे एक नाम और कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिंटो मैटकॉफ, ठीक है। तो मैटकॉफ संधि भी इसको कहा जाता है। तो ये कब हुई थी? इसमें अंग्रेजों के और पंजाब के बीच में हुई थी। तो अंग्रेज और पंजाब के बीच में, यानी कि क्या कहता है, इसमें इन दोनों के जो अंग्रेज थे और जो सरदार थे, इनके बीच में जो संबंध थे उनको परिभाषित किया गया था। मिंटो मैटकॉफ की जो संधि थी, यहाँ पे यह महाराणा रंजीत सिंह और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा गई। भाई लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं थे उस समय, देखो मिंटो और कौन थे, मिंटो और चार्ल्स थियोफिलिक्स मैटकॉफ। तो यहाँ पे मिंटो और मैटकॉफ में था, ये जो मैटकॉफ थे वो थे चार्ल्स थियोफिलिक्स मैटकॉफ। तो इन दोनों के बीच में हुई थी, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा गलत है, तो ये अंडरलाइन कर लेना पहले कि ये गलत है। तो पहला तो हमें पता है गलत है, तो ये पहला गलत है, यानी कि आंसर में 3 ऑप्शन बचते हैं, ECD। इसके शामिल एक धारा के तहत अंग्रेज अपने हितों की रक्षा के लिए लाहौर में अपनी सेना तैनात कर सकते थे। तो देखिए लाहौर में सेना तैनात करने का कोई मतलब नहीं था। इन्होंने कहा था भाई सतलुज नदी से जो उत्तर का क्षेत्र है वो उस पर रंजीत सिंह का शासन रहेगा, और सतलुज से जो नीचे का पार्ट है दक्षिण वाला उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा। तो लाहौर सतलुज से उधर है तो आ रहा था, तो ये यहाँ पे इसमें भी गलत हो जाता है। तो ये देखेंगे, इसने सिख साम्राज्य पर महाराणा रंजीत सिंह की संप्रभुता को मान्यता दी और ब्रिटिश क्षेत्रों के साथ इसकी सीमा को निर्धारित किया। तो सतलुज जो है आपकी सीमा निर्धारित कर रही थी, रिवर। तो ये वाला सही है, 2 गलत है, तो आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मुगल साम्राज्य में राजनीतिक विखंडन और
3 स्वतंत्र राज्यों के गठन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर मिला। अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि 3 स्वतंत्र राज्यों के गठन में कौन कौन से वो 3 राज्य थे जिनका गठन किया गया था और किसके द्वारा कौन से ईयर में भी गठन किया गया था, आप ये भी मुझे बताएंगे। तो दूसरा देखेंगे, मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से मराठों और सिखों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर मिला, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक अस्थिरता फैल गई। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर ये भी ठीक है, मुगल साम्राज्य के विखंडन के बाद में भारत के प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान किया कंपनी को, तो बिल्कुल सही है। दूसरा भी ठीक है, लेकिन 1 और 2 कथन इसकी व्याख्या नहीं करते, तो एक गलत होगा, दूसरा स्टेटमेंट बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। पानीपत का तीसरा युद्ध में 1761 में कब हुआ था भाई? ये हुआ था 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी 1761 को ये हुआ था। युद्ध मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। दुर्रानी कौन थे? अहमद शाह अब्दाली थे उस समय। तो मराठा चाह रहे थे दिल्ली पर कब्जा करना, तो दुर्रानी भाई साहब ने खुद कंट्रोल कर रहे थे। तो ये था, तो अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। युद्ध में दौरान मराठों को जाटों और राजपूतों का समर्थन प्राप्त हुआ था, ये बिल्कुल गलत है भाई, इन्हें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुछ शासन थे तो वहाँ पे मिला था इन्हें थोड़ा सा समर्थन। पानीपत की हार के कारण उत्तर भारत में मराठा शक्ति का पतन हो गया था, तो मराठा शक्ति का बिल्कुल पतन हो गया था, आंसर होगा सी। भाई इनके जो टैक्स थे ना सरदेशमुखी और चौथ, तो उनकी वजह से भी इनको ये समर्थन नहीं मिला था, जबरन वसूल लेते थे। तो अब मुझे ये बताएंगे कि इन्हें जो चौथ और सरदेशमुखी का वसूलने का अधिकार कौन से ये मुगल शासक से लेके गए थे, आप ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, अवध के नवाब और उनके योगदान के कारण शासन के दौरान की गई घटना है। तो शुजा-उद-दौला, सफदरजंग और वाजिद अली शाह। तो देखो वाजिद अली शाह तो अंतिम शासक थे जिस समय मतलब उनको अवध में शासन सरकार सही नहीं चल रही है, इसके आधार पर वहाँ से निकाल दिया गया था। और ये कब हुआ था? 1847 से। वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 56 तक रहे थे, इन्हें अपदस्थ कर दिया गया था, बिल्कुल तीसरा सही है। दूसरा हम देखते हैं, सफदरजंग की बात करते हैं। सफदरजंग ने राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया, भाई ये गलत होगा। ये आपको याद होगा तो आसफ-उद-दौला के द्वारा किया गया था, तो आसफ-उद-दौला के द्वारा किया गया था। ये कौन से थे? ये अवध के 4th नवाब थे, तो इन्होंने राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ ले गए। लखनऊ में इमामबाड़ा भी आसफ-उद-दौला के द्वारा निर्माण किया गया, तो ये तो यहाँ पे गलत होगा। शुजा-उद-दौला अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए। देखिए भैया उस समय बंगाल में मीर कासिम और जो मुगल थे वो शाह आलम द्वितीय यानी कि मुगल सम्राट और शाह शुजा-उद-दौला के बीच में हुआ था। ये कब थे? 1754 से लेकर 75 तक थे। तो यहाँ पर इलाहाबाद की संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तो एक सही है, जिसमें जो शाह आलम द्वितीय थे उन्हें शायद मुझे जहाँ तक याद है शायद 16 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन के आधार पर उन्हें भेज दिया था। ठीक है, तो दूसरा सही नहीं है, तो आंसर होगा बी। सफदरजंग की बात करते हैं। सफदरजंग जो थे इन्होंने मराठाओं के साथ में जो गठबंधन किया था, तो मराठों के साथ में इन्होंने गठबंधन किया था और ये इनके उत्तराधिकारी, ये किसके उत्तराधिकारी थे? सफदरजंग उत्तराधिकारी थे 1722 में। मैं बता रहा हूँ 1722 में जो प्रथम नवाब नियुक्त किया गया था शहादत खां को किया गया था। इसका बुरहान उल मुल्क का नाम था, तो इसका उत्तराधिकारी था सफदरजंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कर में क्या? चौथ यानी कि 1/4 की बात कर रहा है कि मराठों द्वारा उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर के क्षेत्रों पर लगाए जाने वाला एक कर था जो राजस्व का 1/4 होता था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। उनके कंट्रोल से बाहर थे, उनसे चौथ वसूलते थे। सरदेशमुखी राजस्व का 10% होता था जो अतिरिक्त कर था, जिसे मराठा शासकों का वंशानुगत अधिकार माना गया था, तो ये भी यहाँ पे सही है, दोनों सही हैं। अब मुगल शासक देखिए, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था किससे लेके आए थे, मैं बता देता हूँ। मुगल शासक फर्रुखसियर से इन्होंने लिया था ये वसूलने का अधिकार, ये वाला टैक्स वसूलने का अधिकार। और ये कौन थे, किसके द्वारा लेके आए थे? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। और इनके बाद में जो पुत्र हुए बाजीराव प्रथम, उन्होंने वसूली की और इसका विस्तार किया था। तो कौन लेके आए थे? बालाजी विश्वनाथ लेके आए थे, और इसका विस्तार किसने किया? तो इनके पुत्र थे बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में निम्नलिखित क्षेत्रीय राज्य और संस्थापक, अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध का संस्थापक 1722 में किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने अभी पीछे भी क्वेश्चन में बताया था शहादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था, तो बिल्कुल सही है। हैदराबाद में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ भी कहा, ये सही है, बिल्कुल सही है। बंगाल की बात करते हैं, अलीवर्दी खान नहीं थे, मुर्शीद कुली खां थे। तो कौन थे? मुर्शीद कुली खां थे। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां के द्वारा बंगाल को क्षेत्रीय राज्य में जो 3 स्वतंत्र राज्य बने थे वो हैं ये, तो इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1717 में। सबसे पहले बंगाल हुआ, फिर अवध हुआ, 1724 में हैदराबाद हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आंसर होगा बी।
अब मुर्शिदाबाद थे, इन्होंने ढाका से लेकर राजधानी को लेके चले गए थे, मुर्शिदाबाद में इन्होंने राजधानी को ट्रांसफ़र किया था। और मुर्शिदाबाद यहाँ पे जो थे इनको मुर्शिद कुली खां को फर्रुखसियर ने औपचारिक नवाब के रूप में मान्यता दी थी। क्वेश्चन नंबर 49, द ग्रेट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात कीजिए। तो कथनों पर कौन सा सही है ये पूछा हुआ है। तो ग्रेट क्या है? द ग्रांट फॉर रिसर्च एंड इंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। अब देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल की बात कर रहा है, तो यानी कि ऐसी बात कर रहा है कि उनको टेक्निकल कपड़ा होगा, तो हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना गलत होगा। इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में उद्यमशीलता को, नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, तकनीकी वस्त्र यहाँ पे आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़ा श्रमिकों को वित्तीय सहायता देना, ये गलत होगा। भारतीय वस्त्र उद्योग में जैविक कपास, ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा बी। बिना ऐसे थोड़ा सा बस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट होगा। अभी रामसर स्थल हैं, पहले हमारे पास टोटल 82 थे, अभी 3 नए ऐड करे हैं, तो टोटल हमारे पास रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 85 होके गए हैं, याद रखिएगा। अब ये तीनों हैं तवा, नंजरायन, काजूवेली पक्षी अभयारण्य, ये तीनों को ऐड किया गया है। अब इनके बारे में थोड़ी सी विशेषता बता देता हूँ। तवा जो है ये देनवा नदी, तवा और देनवा, तब यानी कि एक तो तवा रिवर है, एक देनवा है, एक के संगम पे स्थित है तवा जलाशय। नंजरायन झील की बात कर रहे हैं तो नंजरायन वृहद उथली झील है। ठीक है, तो वृहद उथली झील है। और हम बात करते हैं काजूवेली की, ये लवणीय है, तो ये भी पूछा जा सकता है किसी विशेषता क्या, ये लवणीय उथली झील के रूप में आ जाते हैं। तो नंजरायन जो है ये तमिलनाडु में है, काजूवेली भी तमिलनाडु में है, तवा जलाशय जो है आपका मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर केवल एक मैच सही है, तो इसका आंसर होगा केवल एक। बाकी के जो रामसर स्थल हैं उनके भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो इस वीडियो का इस टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3 होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपके 50 से लेकर यानी कि 51 से लेकर 75 तक कराए जाएंगे। अभी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, और कमेंट ज़रूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।